हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मारुति मेंटरशिप में। उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा मेंस का जो 6 पेपर है साइंस का, उसमें 3 इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं: न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये 3 टॉपिक हैं और तीनों ही काफी बड़े टॉपिक्स हैं। और आगामी जो परीक्षा है, जो अभी मेंस आने वाला है, उसके लिए तीनों ही टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। लेकिन समय की कमी है, इसलिए मैंने कोशिश करी है कि इन तीनों टॉपिक्स को मैं आपको एक ही जगह पे बता पाऊँ, एक ही वीडियो में इनको पूरा कंप्लीट कर पाए हम। दूसरा, हमने डिफरेंट टाइप के जो पावर प्लांट थे वो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने कवर किए थे, जिसमें इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसमें कि हमने थर्मल, सोलर और भी जितने टाइप के पावर प्लांट होते हैं सब कर लिए थे। केवल न्यूक्लियर पावर प्लांट मैंने उसमें छोड़ दिया था, और मैंने क्योंकि मैं चाह रहा था कि उसको ये न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो पोर्शन है उसे हम पूरा एक साथ ही कवर करेंगे। मैं एक बार आपको फिर बताना चाहता हूँ कि साइंस का जो उत्तराखंड पीसीएस का पेपर आता है, उसमें क्योंकि हम लोगों ने सब चीजें कभी ना कभी पढ़ी तो हैं पहले, लेकिन अभी रिवीजन ना होने की वजह से हम इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो जब आप इस क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करेंगे तो आप मतलब अंडर कॉन्फिडेंट रह के अप्रोच मन नहीं करना है। हमें ये सोचना है कि हमने क्योंकि चीजें पहले पढ़ी हैं स्कूल टाइम में, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग लगाएंगे तो हम पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाकी कुछ वीडियोस में इसीलिए डाल रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ताकि आपको पेपर अटेम्प्ट करने में एटलीस्ट जो लॉन्ग आंसर टाइप है, जो हमारे 8 मार्कर और 16 मार्कर है, एटलीस्ट वो अटेम्प्ट हो जाए। तो आइए अब हम न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन और पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन देखिए क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो क्या है, दो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है दो टाइप की, उसका क्या, दो टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन है। These nuclear reactions involve the disintegration and combination of elemental nucleus। इसमें क्या होता है, जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसका या तो डिसइंटीग्रेशन, फ्यूजन में क्या होता है डिसइंटीग्रेशन होता है, और फ्यूजन में क्या होता है दो न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन होता है। In the case of nuclear fission, an atom divides into two or more smaller or lighter atoms. Nuclear fusion occurs when two or more atoms join or fuse together to form a larger or heavier atoms। क्या होता है न्यूक्लियर फिजन में एक एटम क्या होता है, डिवाइड होता है दो छोटे छोटे एटम्स में, स्मॉलर और लाइटर एटम्स में। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो एटम्स ज्वाइन करते हैं और एक बड़ा और हैवियर एटम बनाते हैं। तो देखिए डेफिनेशन न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन in which the nucleus of an atom is bombarded with low energy neutrons which splits the nucleus into smaller nuclei। क्या होता है, एक किसी भी एटम के न्यूक्लियस को हम क्या करते हैं, लो एनर्जी न्यूट्रॉन से उसमें बॉम्बार्डमेंट करते हैं, जिसकी वजह से वो दो और छोटे छोटे एटम्स और न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है, टूट जाता है। एन abundant amount of energy is released in this process। और ये प्रोसेस होती है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का होती है, रिलीज होती है। Nuclear fission reactions are used in nuclear power reactors since it is easy to control and produce large amount of energy। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहाँ यूज होती है, न्यूक्लियर जो हमारे पावर रिएक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है, अभी जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स एक्ट वर्किंग है उसमें क्या है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है। क्यों होती है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इससे निकलती है। तो एक तो क्या है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें एनर्जी बहुत निकलती है, इसलिए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है। अब इसका एग्जांपल देखिए, व्हेन यूरेनियम 235 इज बॉम्बार्डेड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, द हैवी न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम स्प्लिट्स एंड प्रोड्यूस क्रिप्टॉन 89 एंड बेरियम 144 विद द एमिशन ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स। क्या होता है, जब यूरेनियम 235 को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये यूरेनियम का जो एटम है, जो उसका न्यूक्लियस है, वो क्या करेगा, ब्रेकअप हो जाएगा उसका दो किसमें, एक तो क्रिप्टॉन 89 बनेगा और बेरियम 144 बनेगा, और 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी इसमें। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन देखिए क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन टू और मोर एटम्स combined together to form to a single heavier nucleus। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो स्मॉल एटम्स मिलते हैं और एक लार्ज एटम बनाते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। an enormous amount of energy is released in this process। तो इसमें भी क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो दोनों ही क्या हो गई हमारी, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो गई। मच ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी निकलती है वो न्यूक्लियर फिजन से काफी ज्यादा निकलती है।
Fusion occurs in the sun where the atoms of isotopes of hydrogen, hydrogen 3 and hydrogen 2, with the deuterium and tritium, combine in high pressure atmosphere with extremely high temperature to produce an output in the form of a neutron and an isotope of helium. तो क्या होता है, सन में ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है जहां पे हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में क्या होते हैं, मिलते हैं और हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर और एनर्जी में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक हीलियम का एटम बनाते हैं और न्यूट्रॉन बनाते हैं. Also, the amount of energy released in the fusion is very way greater than energy produced in fission. ये हमने ऊपर पढ़ लिया था कि फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो फिशन से क्या होगी, बहुत ज्यादा होती है. अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है 5 मार्कर में न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में अंतर पूछ ले, या ये हो सकता है कि 8 मार्कर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. न्यूक्लियर फिजन देखिए जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियाई थ्रू अ न्यूक्लियर रिएक्शन द प्रोसेस इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर फिजन. Nuclear fusion is a reaction through which two or more light nuclei collide with each other to form a heavier nucleus. ये हम पढ़ चुके हैं, तो डेफिनेशन हो गई. When each atom splits, a tremendous amount of energy is released. और तो न्यूक्लियर फ्यूजन में भी the energy released during nuclear fusion is several times greater than the energy released during the nuclear fission. तो क्या है, दोनों में ही न्यूक्लियर हमारी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, मतलब दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, लेकिन न्यूक्लियर फिजन में न्यूक्लियर फ्यूजन की अपेक्षा कम एनर्जी रिलीज होती है. फ्यूजन रिएक्शंस डू नॉट अकर इन नेचर नेचुरली. तो नेचर में फ्यूजन रिएक्शन आपको नेचुरली कहीं भी होते हुए नहीं दिखेंगी. फ्यूजन रिएक्शंस अकर इन स्टार्स एंड द सन. फ्यूजन रिएक्शन कहाँ होती है, स्टार और सन में जो रिएक्शंस होती हैं क्या है, फ्यूजन रिएक्शन है. कंपैरेटिवली लेस एनर्जी इज नीडेड टू स्प्लिट एन एटम इन अ फिशन रिएक्शन. तो जो फिजन रिएक्शन है उसको एटम को ब्रेक करने के लिए हमें रिलेटिवली मतलब कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि हाई एनर्जी इज नीडेड टू फ्यूज टू और मोर एटम्स टुगेदर इन अ फ्यूजन रिएक्शन. फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, हमें बहुत हाई एनर्जी और हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है दो एटम्स को मिला के एक एटम बनाने में. एटॉमिक बम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन. जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो एटॉमिक बम, उसमें जो होता है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, जबकि हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन. तो हाइड्रोजन बम को किसमें, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन किसमें होती है, हाइड्रोजन बम में होती है. तो ये हमारी क्या है, दोनों में डिफरेंस है. इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग पावर प्लांट है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अभी किसी भी स्टेज में हम कहीं भी हमें प्रैक्टिकली नहीं दिखती है, मतलब हम किसी पावर प्लांट में यूज नहीं कर पा रहे हैं. ये भी एक डिफरेंस हो सकता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अभी के केस में क्या है, इम्पॉसिबल टू कंट्रोल है. अभी आज जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, आपने प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा. तो यदि प्लाज्मा टेक्नोलॉजी को अभी जो डेवलप करने की वो चल रही है वो पूरी दुनिया में, तो इसीलिए है ताकि हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को भी क्या कर पाए, यूज कर पाए एनर्जी जनरेशन में. तो ये प्लाज्मा टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर फ्यूजन से ही रिलेटेड है. तो ये हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन पढ़े. अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में. क्या है उसका वर्किंग प्रिंसिपल, क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट का. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारी फिशन रिएक्शन यूज होगी, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन यूज होगी. तो अब इसमें देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है. द एनर्जी सोर्स ऑफ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट इज अ फिशन रिएक्शन. ठीक है. इन फिशन रिएक्शन वी स्टार्ट विद एन अनस्टेबल एटम. एक अनस्टेबल एटम लेते हैं किसका, यूरेनियम 235 का, which splits apart into two small more stable atoms. ये किसमें होता है, इसमें जब हम न्यूट्रॉन को बम्बार्डमेंट करते हैं इसके ऊपर, तो क्या होता है, दो स्मॉल स्टेबल एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है. When we go for something from something that is really very unstable, जैसे यूरेनियम 235, to thing that is more stable, that is बेरियम and krypton, एनर्जी इज रिलीज. और इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराएंगे तो ये अनस्टेबल होता है यूरेनियम 235. तो ये दो स्टेबल स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट जाता है, किसके, बेरियम और क्रिप्टॉन के, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है. यही एनर्जी को हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं. नाउ टू स्प्लिट यूरेनियम एटम वी नीड टू एग्रीवेट इट. अब हमने क्या कर दिया, एक को अब हमने और ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम और तोड़ने, क्योंकि ये प्रोसेस लगातार चलते रहना. व्हाट वी डू इज टू स्ट्राइक अ न्यूट्रॉन इनटू अ बिग यूरेनियम एटम. हम क्या करते हैं, यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाते हैं, विच कन्वर्ट्स इट इनटू यूरेनियम 236 फ्रॉम यूरेनियम 235. तो क्या होता है,
जब हम इसमें न्यूट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा तो यूरेनियम 235 किस में चेंज हो जाएगा, यूरेनियम 236 में चेंज हो जाएगा। यूरेनियम 236 इज सुपर अनस्टेबल, ये क्या होता है, और भी ज्यादा अनस्टेबल होता है, एंड स्प्लिट्स इनटू क्रिप्टॉन 92 एंड बेरियम 141। तो इसमें ये एक सोचने वाली बात यह है कि पहले हम यूरेनियम 235 में जब ये एक्चुअल जो रिएक्शन होती है वो ऐसे होती है कि यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराएंगे तो यूरेनियम 236 हो जाएगा, जो और भी ज्यादा अनस्टेबल होता है, और वो किस में ब्रेक हो जाता है, क्रिप्टॉन 92 और बेरियम 141 में, विच आर वे मोर स्टेबल, जो क्या है थोड़े बहुत स्टेबल है। अदर देन रिलीज ऑफ एनर्जी, 3 फ्री न्यूट्रॉन्स आर आल्सो रिलीज इन द प्रोसेस। तो इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी तो निकलती ही निकलती है, लेकिन 3 फ्री न्यूट्रॉन और बन जाते हैं। दीज जो बचे हुए 3 न्यूट्रॉन है, दे फर्दर स्ट्राइक अनदर 3 यूरेनियम एटम्स एंड स्टार्ट अप अ चेन रिएक्शन। तो क्या होगा, ये बचे हुए जो ये क्या करेंगे, जो और यूरेनियम 235 में उन्हें स्ट्राइक करेंगे 3, और फिर हमारी एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो सोचिए 1 से 3 न्यूट्रॉन बने एक फर्स्ट रिएक्शन में, दूसरी में 9 हो जाएंगे, तो फिर वो 9 तो ऐसे मल्टीपल होते चलेगा और एक चेन रिएक्शन हो जाएगी, हेल्पिंग इन गेटिंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। और इस पूरे प्रोसेस में जो चेन रिएक्शन होगी उसकी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी रिलीज हो जाएगी, जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये देखिए हमारा क्या है, एक कैसा होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब इसमें ये देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंटेनमेंट स्ट्रक्चर। तो हमारे जो सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, कंटेनमेंट स्ट्रक्चर में हो रहे हैं। कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, इसे कंटेनमेंट स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है, इसलिए क्या ये कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल ही आइसोलेटेड होता है, मतलब इसमें से न्यूक्लियर रेज या कुछ भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर जब भी आपने देखा है, जब आप न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो वो कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के ब्रेक होने की वजह से ही वो होता है। अभी जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो जेपोरेजिया में जो डर है वो यही है कि भाई वहां पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है और कहीं ऐसा ना हो कि इसको वो क्या करे, वो लड़ाई में कहीं कंटेनमेंट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए और हमारा न्यूक्लियर लीक हो जाए वहां पर। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है इसमें। इसमें सब ये हमारा मेन है रिएक्टर वेसल। यहाँ पे हमारी एक्चुअल में रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, जिसमें क्या हमने बताया देखा कि किस तरीके से यूरेनियम 235 यूरेनियम 236 में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो बेरियम और क्रिप्टॉन में जाता है। तो यहाँ पे हमारी एक्चुअल में एनर्जी रिलीज हो रही है। ये क्या है देखिए, इसमें हैवी वाटर है, इसी में कंट्रोल रॉड्स होती हैं। कंट्रोल रॉड्स क्या करती हैं, हम इसे बीच बीच में डालते हैं ताकि हम न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल कर पाए। उसके बाद ये क्या है, हमारा हैवी वाटर है। हैवी वाटर इसमें एज ए मॉडरेटर काम करता है, अभी आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से काम करेगा। तो होगा क्या कि बेसिकली यहाँ पर हमारी एनर्जी रिलीज होगी, तो ये हैवी वाटर इसमें जो फ्लो कर रहा है रेड कलर का, ये गर्म हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो जाएगी। दूसरी तरफ से आप ये देखिए, यहाँ से कोल्ड वाटर आ रहा है, ये कोल्ड वाटर आया और इसमें यहाँ पर ये हॉट जो हमारा ये हैवी वाटर था हॉट, इससे मिला और ये हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ये स्टीम गई यहाँ पे, इसने टरबाइन को मूव कराया। टरबाइन जनरेटर के एक्सेल से कन्वर्ट, ये क्या है पहले से जुड़ा हुआ है, तो जब टरबाइन मूव करेगी तो ये एक्सेल का जनरेटर मूव करेगा और जनरेटर में हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और इलेक्ट्रिसिटी बन के ये टावर से निकल जाएगी। ये हमारा क्या है, पूरा इसका प्रोसेस है। यहाँ से जो स्टीम है ये कहाँ चली जाएगी, कंडेंसर में चली जाएगी। कंडेंसर में किसमें, कोल्ड वाटर में कन्वर्ट होती है, फिर इसे हम कूलिंग टावर में भेजते हैं जहाँ ये और कोल्ड होके आती है और फिर से हमारा वापस इसका पानी वाटर का रीयूज हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, पूरा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो हमारा वर्किंग है, जो हमारे आपको मैंने कंस्ट्रक्शन दिखाया। अब मैं इनके जो एक एक हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो इसके एक एक पार्ट हैं, हम इनकी स्टडी करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या यूज होता है और कैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट काम करता है। कंपोनेंट्स देखिए, कंपोनेंट सबसे पहले रिएक्टर प्रेशर वेसल, जो हमारा मेन कंटेनमेंट था। इन रिएक्टर प्रेशर वेसल द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहीं पर एक्चुअल में जो रिएक्टर था, यहाँ पर कहाँ था रिएक्टर, देखिए ये वाला जो है रिएक्टर वेसल, इसमें क्या होती है हमारी एक्चुअल में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन चलती है। इट कंटेन्स द फ्यूल रॉड्स, मॉडरेटर एंड कंट्रोल रॉड्स। इसमें क्या क्या होती है, फ्यूल की रॉड होंगी बेसिकली, जो जहाँ पे एक्चुअल में जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगी, फिर मॉडरेटर होगा और कंट्रोल रॉड्स होंगी। This arrangement is again covered under the containment building made of reinforced concrete and can sustain load as high as 40,000 tons. इस सब पूरे वेसल को हम किसमें बंद करके रखते हैं, कंटेनमेंट बिल्डिंग में। The water in the vessel is heated under high pressure, making it boiling point as high as 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें जो स्टीम जनरेट होगी किसमें, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी। रिएक्टर वेसल में हम क्या डालते हैं, फ्यूल रॉड्स डालते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, फ्यूल रॉड। बेसिकली जो यूरेनियम की रॉड्स हैं वो इसमें डाल रहे हैं। फ्यूल इज कंटेन्ड इन दीज फ्यूल रॉड्स एज
फ्यूल पैलेट्स। इनमें क्या होते हैं, फ्यूल पैलेट्स की यूज में होती है। These fuel rods contain a number of fuel pellets and neutrons hit these fuel pellets to start and continue the fission reaction। तो इसमें क्या होता है, ये इसी से हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट इन पैलेट्स में कराते हैं जो इन रॉड्स में होते हैं, और यहीं से हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू होती है। फिर देखिए थर्ड है मॉडरेटर। मॉडरेटर इज द लिक्विड कंटेंट इन द प्रेशर वेसल एट हाई प्रेशर। तो मॉडरेटर बेसिकली जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया, इसमें हम किसको कर रहे हैं, हैवी वाटर को हम यूज कर रहे हैं। It is generally heavy water, ठीक है। The main function of the moderator is to slow down the highly energized neutrons so that they can again collide with uranium atoms। तो moderator का मेन काम क्या है, जो बहुत ही हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स हैं उनको कंट्रोल करना, उनकी स्पीड को कंट्रोल करना, ताकि वो यूरेनियम में क्या करें, सही से स्ट्राइक कर पाए और हमारी चेन रिएक्शन चलती रहे। मोर इम्पोर्टेंटली इट्स द एप्रोप्रिएट वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन विच इज रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द यूरेनियम एटम। तो जो न्यूट्रॉन की जो हमें वेलोसिटी चाहिए ताकि हमारा जो एटम जो क्या हो जाए, ब्रेक होते चले जाए यूरेनियम के, वो ये मॉडरेटर क्या करता है, उस एनर्जी को न्यूट्रॉन की उस स्पीड को इंश्योर कराता है। If the first neutron which hit the uranium atom has got energy of 0.04 इलेक्ट्रॉन, खैर इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप बस ये समझ लीजिए कि मॉडरेटर का यहाँ पे मेन काम यही है, जो हैवी वाटर है उसका मेन काम है कि न्यूट्रॉन की एनर्जी को कंट्रोल करे ताकि वो क्या कर सके, वो फर्दर यूरेनियम से स्ट्राइक करके और यूरेनियम को स्प्लिट कर सके। फिर हमारी कंट्रोल रॉड्स हैं, जो हमने देखा ये कहाँ पे, हमने जो हमारा रिएक्टिव वेसल है उसी में डालते हैं, ये हमारी क्या है, कंट्रोल रॉड्स हैं। कंट्रोल रॉड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड आर मेड अप ऑफ बेरियम और कैडमियम। किसकी बनी होती है कंट्रोल रॉड्स, बेरियम की या कैडमियम की होती हैं। इट कंट्रोल्स द ऑनगोइंग न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन बाय एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रॉन्स एंड वी कैन ऑल्सो कंट्रोल द एनर्जी प्रोडक्शन एज पर द रिक्वायरमेंट बाय इंसर्टिंग द कंट्रोल रॉड्स अकॉर्डिंगली। देखिए क्या होगा, अगर ये न्यूक्लियर रिएक्शन जो है, हमने देखा कि चेन रिएक्शन है, ये क्या होती है, चेन बनती चली है। अगर हम इसको अनकंट्रोल छोड़ देंगे, अगर हम इसको अनकंट्रोल छोड़ देंगे तो हमारा पूरा का पूरा पावर प्लांट ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि फिर तो इतनी ज्यादा एनर्जी मतलब एटम बॉम्ब बन जाएगा। तो इसको एटम बॉम्ब ना बनने दिया जाए, इसलिए इसमें हम कंट्रोल रॉड्स डालते हैं। तो कंट्रोल रॉड्स क्या करेंगी, जो कैडमियम की या बेरियम की होती हैं, ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर देती हैं, बीच बीच में न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो हमारे उतने न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे और उतनी हमारी रिएक्शन को हम क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। तो बेसिकली कंट्रोल रॉड्स का काम क्या है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हो रही है उसे कंट्रोल करना, ताकि हमारा जो पावर प्लांट है वो पावर प्लांट ही रहे, न्यूक्लियर बॉम्ब ना बन जाए। नेक्स्ट देखिए हीट एक्सचेंजर। वाटर फ्रॉम प्रेशराइज्ड वेसल इज देन पम्प्ड टू द हीट एक्सचेंजर ऑल्सो कॉल्ड स्टीम जनरेटर। तो इसमें हम बेसिकली, आपने जो हमारा ब्लू कलर का इसमें था, इस वाले पोर्शन में हम क्या कर रहे हैं, कोल्ड वाटर नीचे से सप्लाई कर रहे हैं, जिसे हम हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं इस पूरे उसको। The thermal energy of water from pressurized vessel is transferred to the water taken from the river or from cooling tower through heat exchanger and convert into the high pressure steam। तो यहाँ पे क्या है, जो हैवी वाटर जो वहां से गर्म होके आया था, वो क्या करेगा, इसको इस कोल्ड वाटर को हीट अप कर देगा और उसे 300 डिग्री तक गर्म करके उसे स्टीम में आ देगा। As we cannot use the water in the pressurized vessel to produce steam because it is in direct contact with the fuel rods and is radioactive and cannot leave the plant in any use। तो ये इसमें इन्होंने बताया है कि जो हैवी वाटर है उसी को क्यों नहीं यूज कर ले रहे एज अ स्टीम, हम इसको नए वाटर को क्यों ला रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, वो ऑलरेडी न्यूक्लियर जो हमारा जो मटेरियल है उसे कांटेक्ट में आ गया और वो ऑलरेडी रिएक्टिव हो चुका है। तो अगर हम उसको यूज करेंगे तो लीकेज के चांसेस रहेंगे और बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए उसको हम अलग से, उसको हम वहीं कंटेन रखते हैं, उसको हम यूज नहीं करते, हम दूसरे वाटर को इस वाटर से यूज कर मतलब गर्म करने के लिए यूज करते हैं। फिर होती है टरबाइन। द स्टीम टरबाइन इज मेड टू रोटेट बाय हाई प्रेशर स्टीम एंड द शाफ्ट ऑफ दिस टरबाइन इज फर्दर कनेक्टेड टू जनरेटर। तो जो हाई प्रेशर स्टीम आएगी न्यूक्लियर पावर प्लांट से, वो इस टरबाइन को मूव कराएगी, रोटेट करवाएगी, और ये टरबाइन किससे जुड़ी होती है, जनरेटर से जुड़ी होती है। फिर जनरेटर है, इट कन्वर्ट्स द रोटेशनल मोशन ऑफ टरबाइन जनरेटर coupling into electrical energy. This electrical energy is then stepped up to high voltage through transformer and then transmitted to the nearest power grid through transmission lines। और ये क्या होगा, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हम कहाँ पहुंचा देंगे, जो ट्रांसमिशन लाइन है वहां पे पहुंचा देंगे। फिर देखिए कंडेंसर इसमें है। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर कन्वर्ट्स द स्टीम कमिंग फ्रॉम द टरबाइन इनटू वाटर so that it could be pumped into cooling tower to be circulated to heat exchange again। तो क्या होगा, कंडेंसर जो स्टीम आएगी उसे वाटर में कन्वर्ट करेगा और कहाँ भेज देगा, कूलिंग टावर में।
कूलिंग टावर से अगेन कूल होकर आ जाएगी और इसका रीयूज कर पाएंगे। We can also have cold water from river and cooling tower simultaneously for the circuit if we have river flowing nearby the plant. तो इतना वैसे जरूरत नहीं है। फिर cooling tower, it cools down the water pumped from the condenser using expansion process. Hot water is sprayed from a certain height and it cools down to cool water now ready to be recirculated to the heat exchanger. तो जो हॉट वाटर है क्या करेगा, कूलिंग टावर कोल्ड वाटर में कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा और इसे दोबारा से हम क्या कर पाएंगे, उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज कर पाएंगे। अब इसकी वर्किंग देखिए, ब्रीफ में है। It all starts with the thermal neutron striking the uranium pellet and starting the chain reaction. स्टार्टिंग कैसे होगी, सबसे पहले न्यूट्रॉन यूरेनियम की पैलेट में टकराएंगे और उसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी विद रिलीज ऑफ 3 न्यू हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स एज बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या होगा, हमने पढ़ा था यूरेनियम में जब न्यूट्रॉन टकराएगा तो उससे हम क्या बनेगा, हमारा क्रिप्टॉन और बेरियम बनेगा और 3 अलग से न्यूट्रॉन और एनर्जी निकल जाएगी। These neutrons strike another 3 यूरेनियम एटम, जो 3 हमारे न्यूट्रॉन निकले ये 3 और यूरेनियम एटम में स्ट्राइक करेंगे एंड दिस चेन रिएक्शन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और चेन रिएक्शन बढ़ती रहेगी। हैवी वाटर इज फीड इनटू हाई प्रेशर वेसल विच एब्जॉर्ब द हीट जनरेटेड बाय द चेन रिएक्शन। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको कौन, हैवी वाटर हम सप्लाई करेंगे, वो इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। दिस वाटर डजंट रियली बॉयल एज इट इज बीइंग हीटेड अंडर हाई प्रेशर। तो क्या होता है, ये बहुत ही हाई प्रेशर में होता है इसलिए बॉयल नहीं होता, केवल हीट ले लेगा लेकिन बॉयल नहीं होगा। दिस इज नॉट द ऑर्डिनरी वाटर दैट इज फीड इनटू हाई प्रेशर वेसल, इट्स 10 टाइम्स हेवियर देन द ऑर्डिनरी वाटर। जो हैवी वाटर है क्या है, जो ऑर्डिनरी वाटर है उससे 10 गुना क्या है, भारी है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस वाटर इज टू स्लो डाउन द हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स टू द लेवल ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन और टू मॉडिफाई द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मॉडरेटर। तो इस जो हमारा हैवी वाटर है मॉडरेटर, इसका मेन फंक्शन क्या है, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करना, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। When neutron travel in heavy water, it strikes with each and every molecule of heavy water, thus transferring its energy to moderator and slow down the optimum speed. तो न्यूट्रॉन क्या करेंगे, जब इसके हैवी वाटर से टकराएंगे तो इसको क्या करेंगे, एनर्जी सप्लाई कर देंगे और अपनी स्पीड उनकी कम हो जाएगी। In nuclear power plant, the chain reaction so started is controlled by the control rods, mainly boron और cadmium rods. तो ये जो हमारी चेन रिएक्शन है इसे कंट्रोल भी करना है, तो इसलिए हम बेरियम और कैडमियम की कंट्रोल रॉड से इसको कंट्रोल करते हैं। These rods absorb the extra neutron, thus stopping the chain reaction. तो क्या करेंगे, जो ये क्या करते हैं, वहां तो हमने देखा कि जो हैवी वाटर है वो न्यूट्रॉन की कुछ एनर्जी ले रहा है ताकि उनकी स्पीड कम हो सके, लेकिन ये क्या करेंगे, न्यूट्रॉन जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है उन्हीं को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो क्या होगा, अगर न्यूट्रॉन ही एब्जॉर्ब कर लेंगे तो यूरेनियम पैलेट में नहीं पड़ेंगे और हमारी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, रुक सकती है या फिर कंट्रोल हो सकती है। Generally, these rods are put in and out of the pressure vessel every 10 seconds to control the power output according to the requirement or load at the turbine. तो ये हम क्या करते हैं, इनसे हम जिस तरह के भी चाहे हम अपनी चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर क्या देखिए, हीटेड वाटर और मॉडरेटर इन द प्रेशराइज्ड वेसल इज देन पम्प्ड टू हीट एक्सचेंजर। अब ये जो हमारा हैवी वाटर है जो गर्म हो चुका है ऑलरेडी, वो कहाँ चला जाएगा, हीट एक्सचेंजर में चला जाएगा। कीपिंग इन माइंड मॉडरेटर कैन नॉट लीव द सर्किट as it is radioactive, so that water for the heat exchange is pumped from a water source, that is river या कुछ भी हो सकता है, and this water absorb the heat of moderator and converts it highly pressurized steam. तो जो moderator water है इसको हम प्लांट को नहीं छोड़ सकता है क्योंकि ऑलरेडी क्या है, रेडियोएक्टिव हो चुका है, इसलिए हम एक फ्रेश वाटर सप्लाई करते हैं जो क्या करेगा, इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। दिस प्रेशराइज्ड स्टीम, और वो क्या बनेगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रेशराइज्ड स्टीम इज फर्स्ट फीड इन हाई प्रेशर टर्बाइन which converts its pressure into energy into mechanical energy, but this steam still have enough pressure energy left in it to turn up low pressure turbine. So this combined mechanical energy from both the turbine is used to turn the armature of generator, thus producing electricity. तो सिंपल सी बात है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। इस हाई प्रेशर स्टीम से क्या होगा, हमारी टर्बाइन घूमेगी और जो कि इसमें जनरेटर में जाएगी और वहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। This electricity is then stepped up to a high voltage by step-up transformer and transmitted to the nearest power grid through transmission lines. अब हम क्या करते हैं, इसको step up करते हैं और ट्रांसफार्मर से और इसे nearest grid से connect कर देते हैं। The steam that leaves the turbine is then condensed in a condenser. जो हमारी स्टीम है कहाँ चली जाएगी, कंडेंसर में चली जाएगी। कंडेंसर इज कनेक्टेड टू द कूलिंग टावर, जहां से कूलिंग टावर में चली जाएगी। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द कूलिंग टावर टेक्स द हीट फ्रॉम द कंडेंस्ड वाटर ऑफ द कंडेंसर। द हॉट वाटर इज in cooling tower is sprayed in air
thus cooling it down to be again pumped back to the condenser, और वापस हम इसे कंडेंसर से लाके फिर से पावर प्लांट में यूज कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या है, पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट का कॉन्सेप्ट है। ब्रीफ में देख लीजिए क्या क्या न्यूक्लियर एडवांटेज, न्यूक्लियर एनर्जी का एडवांटेज है। देयर इज नो पॉल्यूशन इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। कोई क्या इसमें, कोई भी देखिए आप, कोई कोल या कोई हमारा स्मोक, कोई भी हमारा पॉल्यूशन इसमें नहीं हो रहा है। हालांकि इसमें न्यूक्लियर पॉल्यूशन के चांसेस रहते हैं, लेकिन दे आर वेरी रेयर। The operating cost of reactor is quite low and the life of a reactor is about 50 to 60 years before it goes out of business. तो क्या है, इसको ऑपरेशन की इसकी कॉस्ट बहुत लो है और क्या है 50 से 60 साल बिना किसी उसके चल सकता है। Reliability and consistency over a long period of time is the prime factor which make it an extraordinary source of power as it does not depend upon weather conditions। देखिए ना तो weather conditions पे डिपेंड कर रहा है, ना कोई ये क्या कर रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है, और क्या है लो कॉस्ट पे ऑपरेट हो सकता है। तो इसलिए क्या इसमें रिलायबिलिटी है और कंसिस्टेंसी है, मतलब जब चाहो तब इसमें एनर्जी बनाई जा सकती है। यूरेनियम इज अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट एंड गोइंग टू लास्ट लॉन्गर देन फॉसिल फ्यूल्स। यूरेनियम क्या हमारा बहुत अमाउंट में अवेलेबल है। जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो कोल है, डीजल है, इन सबसे क्या है ये ज्यादा लंबे टाइम तक टिकेगा। If any country sets up nuclear power plant, then it does not have to worry about the fluctuating prices of fossil fuel and world environment rules and regulations। तो इन चीजों से भी हमारी क्या हो जाती है, जो हमारे एनर्जी प्राइसेस हैं फॉसिल फ्यूल के और जो हमारे एनवायरमेंट के रूल्स हैं, ये सब क्या होते हैं, चेंज हो सकते हैं, होते रहते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये भी हम, इसमें भी हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं होती। डिसएडवांटेजेस का क्या है, द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज टू स्टोर द फ्यूल यूज एज इट वुड कवर अ पीस ऑफ लैंड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसमें बहुत जरूरी क्या है, इसको हम फ्यूल जो हमारा बाहर है उसे हम कैसे स्टोर करें, उसको हमारे बहुत बड़ा चैलेंज होता है। You have to keep an eye on the waste storage plant for it to be safe and check for radiation to be under limit। जब हमारा न्यूक्लियर वेस्ट हमारा आ गया, निकल गया, जो हमारा यूज हो चुका है, तो उसको हम किस तरीके से बचाएं, किस तरीके से सेव करें, वो भी अपने आप में, या किस तरीके से उसे स्टोर करें, ये भी क्या है चैलेंज है। There is always a chance of nuclear accident as in Fukushima, Japan due to tsunami। The bad effects of tradition remain long time over generation। जैसे अभी फुकुशिमा में जब सुनामी आई थी तब न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक्सीडेंट हो गया था वहां पे। तो ये हमेशा न्यूक्लियर एक्सीडेंट का, अभी लेटेस्ट आप जेपोरेजिया जो यूक्रेन है वहां का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। हालांकि वहां पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ नहीं कोई, लेकिन चांसेस हमेशा बने हुए थे वॉर की वजह से। दिस एनर्जी इज हैज टू गो so much of power in it that if it goes into wrong hands it could destroy human race from earth। तो कोई भी तरीके का न्यूक्लियर या एक्सीडेंट हो जाए या किसी गलत हाथों में चले जाए, जैसा कि पाकिस्तान के लिए अक्सर कहा जाता है कि वहां पे कभी भी जो टेररिस्ट है उनके हाथ में वो टेक्नोलॉजी जा सकती है, तो ये हमेशा क्या कर सकता है, बहुत ही रिस्की हो सकता है और पूरी ह्यूमन रेस को जस्ट खत्म कर सकता है। इतना ज्यादा ये हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है। तो ये हमारे क्या थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे किसके, न्यूक्लियर एनर्जी के। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, उनके डिफरेंसेस और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है ये हमने देखा। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप टेक्निकल टर्म्स को अगर इंग्लिश में, मतलब जो आप देवनागरी लिपि में भी लिखाएंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो उसी उद्देश्य से वीडियो बनाया था। मुझे उम्मीद है कि इस बार के एग्जाम के लिए आपके लिए यूजफुल होगा, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो कि प्रोबेबल है कि आ सकता है वो, तो आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ऐसे ही कुछ और अच्छी वीडियोस के लिए मैं फिर से आऊंगा जल्द। तब तक के लिए बने रहिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड बाय।